नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आज हम बात करने वाले हैं इन चैलेंजर्स की। ये वीडियो जरा गौर से आप देखिएगा। दरअसल सियासी चैलेंजर्स ये वैसे हैं जिनके बयानों ने देश के दूसरे बड़े सियासी सूबों में भी जबरदस्त घमासान छेड़ दिया है। महाराष्ट्र में मतदान भले ही है, 10 दिन का वक्त बचा हो, लेकिन बयानों की धार अभी से बेहद तल्ख हो चुकी है। जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, रैलियों से लेकर रोड शो में एक दूसरे को जमकर चुनावी चुनौतियां दी जा रही हैं और हालात तो यह है कि अब एक दूसरे पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं और इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं। तो चुनावी चैलेंजर्स के ये तमाम चेहरे आपके सामने हैं, जरा गौर फरमाइए, देखिए इन तमाम चैलेंजर्स को। चैलेंजर बयानों से सियासी चक्रव्यूह बना रहे हैं और उसी चक्रव्यूह के जरिए एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। अपने बयानों से बीजेपी के नेता कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं तो कांग्रेस के नेता बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। महायुति के नेता वार करते हैं, महाविकास अघाड़ी के नेता पलटवार कर देते हैं। सवाल यह है कि इस चुनावी चुनौती का मकसद क्या है? क्या सियासी बयानबाजी से चुनाव का रुख मोड़ा जा सकता है? सियासी बयानबाजी पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखिए। मैं कांग्रेस के महाअघाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं। उन्होंने चैलेंज किया तो मैंने भी चैलेंज किया। आओ मोदी साहब। मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जाति जनगणना होगा। बटेंगे तो कटेंगे। कोण कापणार आहे? आहे इकडे कोण कापणार आहे? कापणारे तुमच्यामध्ये बसले। अभी 15 मिनट बाकी है। सुन लो वैसी छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को चुनौती दी कि 15 मिनट तक राहुल गांधी से सावरकर की तारीफ करके दिखा दो। मैं कांग्रेस के महाअघाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं। ये पार्टियां कांग्रेस के युवराज के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर के तप, त्याग, बलिदान के कम से कम 15 मिनट रोज अपने भाषण में प्रशंसा करके जरा दिखा दे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी कि 11 साल में सरकार की 15 गारंटियों पर बहस कर लीजिए। उन्होंने चैलेंज किया तो मैंने भी चैलेंज किया। आओ मोदी साहब, बेंगलोर में एक जगह ठहरेंगे और आपकी गारंटी कितने यशस्वी हो गए। आपने जो कहा था इलेक्शन में, 11 साल में आपने कितने गारंटी दिए थे, उसमें से कितने गारंटी आपने किया। एक और राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं कि संविधान की किताब हाथ में लेकर आमना सामना करके दिखा दो। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते, वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। अमित शाह राहुल गांधी को अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने वाली चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। उद्धव ठाकरे बीजेपी को बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर चुनौती दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे। कोण कापणार आहेत? आहे इकडे कोण कापणार आहे? कापणारे तुमच्यामध्ये बसलेत, ज्याने माझ्या कार्यकर्त्याची बोटं कापलेत। तुम्हाला आता राजकारणामध्ये आम्ही कापणार आहोत। नेताजी आ रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं। यहाँ रैली है, वहाँ रोड शो है। एक की चुनौती है, दूसरे का पलटवार है। महाराष्ट्र की हवाओं में इन दिनों ऐसी ही सियासी तपिश है। 10 दिन बाद चुनाव जो होने हैं, कौन जीतेगा, किसे शिकस्त मिलेगी, फैसला 23 नवंबर को हो जाएगा। अभी तो जोर आजमाइश का दौर है, इसीलिए नासिक से लेकर नागपुर तक और मुंबई से लातूर तक चुनावी चुनौतियों की
भरमार है। एक तरफ महायुति के सियासी योद्धा हैं, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की पताका थामने वाले नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। हर चुनौती पर दोनों तरफ से जोरदार पलटवार होता है। महाराष्ट्र में चुनावी चैलेंजरों ने कैसे सियासी पारा हाई कर दिया है, जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को ये भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बाला साहेब की तारीफ करने की चुनौती दी, तो गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर दिया। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे। अमित शाह ने मुंबई से उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया, तो उद्धव ठाकरे ने नांदेड़ से पलटवार किया। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर चुनौती दी। बोले कि शिव सैनिकों को हाथ लगाकर दिखाएं। जब बटेंगे तो कटेंगे ना, मोदी आले तर माझा कुठे कार्यकर्ता त्याला घेऊन जा आणि सांगा की हे बटेंगे तो कटेंगे कोण आहे हा, काय त्याचा गुन्हा, शिवसेनेचं काम करतोय। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में इसी तरह वार पलटवार हो रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के सियासी योद्धाओं के जुबानी तर्कश में जितने तीर हैं, सब दागे जा रहे हैं। कांग्रेस भी संविधान के सहारे बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संविधान के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बाबा साहेब के संविधान को खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला से ही कांग्रेस को चुनौती दे दी। मैं आज अकोला की धरती से इस शाही परिवार को चुनौती देता हूं। 75 साल हो गए, उनकी 4 पीढ़ियों ने देश पर राज किया है, लेकिन इस परिवार ने अगर इन 5 तीर्थों की मुलाकात की हो, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी हो, तो जरा देश के सामने रखें। पीएम मोदी और बीजेपी के नेता कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो पीएम मोदी को आमने सामने बैठकर बहस की चुनौती तक दे डाली। बहस ऐसा टेबल पे हो, वो उधर ठहरे, मैं इधर ठहरूंगा, या नहीं तो मैं उधर ठहरूंगा, वो इधर ठहरे। बहस करूंगा किसकी सरकार अच्छी काम की है, किसकी सरकार गारंटी पहुंचाई है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, जुबानी शब्द बाणों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। पुणे से चुनौती मिलती है तो नासिक से जवाब मिलता है। महाराष्ट्र के चुनाव में चुनावी चैलेंजर का ये तो ट्रेलर भर है, अभी तो जुबानी वार पलटवार की पूरी पिक्चर बाकी है। महाराष्ट्र में इस बार सियासी इम्तिहान बहुत सख्त है। पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सरकार बनाने से पहले ही उद्धव ने पाला बदल लिया। इसके बाद पिछले 5 साल में इतनी उठापटक मची कि सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, और यही वजह है कि इतिहास खंगाला जा रहा है और उसी की आड़ में सवाल पूछे जा रहे हैं, एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। तीस नवंबर के लिए हुंकार, विरोधियों पर वार, वोटर से वादा और फिर से सरकार बनाने का इरादा। महाराष्ट्र के सियासी दुर्ग को साधने के लिए हर पार्टी कमर कस चुकी है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं,
वैसे वैसे महाराष्ट्र में चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। चुनावी चुनौतियों का दायरा भी उसी तरह बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। अमित शाह राहुल गांधी को चुनौती उलेमाओं की उस चिट्ठी के सामने आने के बाद दे रहे थे जिसमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन के लिए 17 शर्तें पूरी करने की मांग की है। इससे एक दिन पहले भी अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को चैलेंज किया था। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। अमित शाह ने ये बात तब कही थी जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बवाल मचा हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री उसी संभाजी नगर में थे जिसके नाम को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। संभाजी नगर में ही असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने फिर से 15 मिनट वाली चुनौती दी थी। अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उस। 3 दिन पहले संभाजी नगर में अकबरुद्दीन ओवैसी की रैली हुई। रैली में मंच पर बुर्का पहनकर एक महिला आई थी जिसने भाषण के दौरान औरंगाबाद का नाम संभाजी महाराज किए जाने पर विवादित बयान दिया। उसी बयान को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी भाइयों को चुनौती देने में देर नहीं की। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या MIM ची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजी नगर हो गया। अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। 4 दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के वासिम में रैली की थी। रैली के दौरान संभाजी नगर को लेकर भी बड़ी बात कही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। चुनावी सरगर्मी के बीच महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से न सिर्फ आपत्तिजनक बयानों की बाढ़ सी आ गई है बल्कि धर्म के नाम पर भी खूब बयान दिए जा रहे हैं। वोटरों को साधने के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है। चुनौती देने वालों में अजित पवार भी पीछे नहीं है। आता इतके दिवस त्यांचं ऐकलं आणि घड्याळाला बटन दाबलं। आज अजित पवारांचं ऐका, त्या घड्याळाचं बटन दाबा, नाही तुमचा 5 वर्षामध्ये चेहरा मोहरा या निशिकांत पाटलाच्या मदतीने बनवला ना तर मग नावाचा पवार सांगणार नाही। अजित पवार ने ये चुनौती ऐसे ही नहीं दी। बारामती से 7 बार चुनाव जीत चुके अजित पवार फिर से मैदान में हैं, लेकिन इस बार मुकाबला अलग है। उनके सामने शरद पवार ने योगेंद्र पवार को उतार दिया है। योगेंद्र अजित पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। बीते 57 साल में ये पहला मौका है जब पवार परिवार के 2 कैंडिडेट आमने सामने हैं। इसीलिए अजित पवार हर दांव आजमा रहे हैं। इन सब के बीच एनसीपी शरद पवार गुट के नेता नवाब मलिक ने बड़ा दावा कर दिया। अजीत पवार जी के बिना कोई सरकार महाराष्ट्र में बनेगी नहीं। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होगा, लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहता है, लोग कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं, लेकिन नेता जब तक तय नहीं करेगा कैसे हो पाएगा मामला। दावों और वादों के बीच अजित पवार के बहाने राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे डाली। म्हणजे अजित पवारना ज्या वेळेला तुम्ही परत मंत्रिमंडळामध्ये घेताय, त्यांना उपमुख्यमंत्री देताय, पद देताय, त्याच्या बरोबर 10 दिवस अगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं होतं 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार केलेल्या माणसाला आम्ही जेलमध्ये टाकू आणि त्याच्यानंतर 10 दिवसानंतर महाराष्ट्र राज्याचा तो माणूस उपमुख्यमंत्री होतो। बाबांनो, हा जो सगळा सावळा गोंधळ आहे ना, हा सगळा
तो एवढ्यासाठीच होतो कारण तुम्ही चिडत नाही. कहते हैं कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है, न परमानेंट दुश्मनी होती है. एक दौर में राज ठाकरे भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, लेकिन इस बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से चुनावी राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, तो पिता के सुर बदले हुए हैं. महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानों के तल्ख होने की एक और वजह है. महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से 75 पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है. 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ 66 सीटों में 50 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 16 सीटें जीती. 5 साल में महाराष्ट्र में राजनीति में बहुत बड़े उथल पुथल देखने को मिले और इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग अलायंस की अगुवाई कर रही हैं. इसीलिए चुनावी लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चुकी है. वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं, जोरदार हो रहे हैं. महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई उस मकाम पर आ चुकी है जहां से सत्ता के लिए सियासत में साम, दाम, दंड, भेद की शुरुआत होती है. इन सब के बीच महायुति से लेकर महाअघाड़ी तक ने महाराष्ट्र के लिए वादों और दावों का पिटारा खोल दिया है. बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक लाडली बहनों को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा. 5 साल में 25 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, 10 लाख छात्रों को मासिक 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा. वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अब 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए दिए जाएंगे. आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा होगा. आशा वर्कर का मासिक वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया. बाला साहेब के बहाने उद्धव ठाकरे को चुनौती भी दे दी. आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे. अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी तो जवाब संजय राउत की तरफ से आया. नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आजकल डेरा डालकर महाराष्ट्र में बैठे हैं और नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है. मोदी जी, जब तक आप महाराष्ट्र में आते रहेंगे हम अनसेफ रहेंगे, आप मत यहाँ आइए. संजय राउत का ये पलटवार तब आया जब महाविकास अघाड़ी ने घोषणा पत्र जारी किया. इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया है, जिसके मुताबिक महालक्ष्मी स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे. महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी. 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा. किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा. महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी. आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा किया जाएगा. चुनाव में वादों और दावों का दौर चलता रहता है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से जुबानी वाद किए जा रहे हैं, उसने कहीं न कहीं देश की राजनीति का अलग चेहरा सामने ला दिया है. महाराष्ट्र में वोटिंग होने में अभी 10 दिन बाकी हैं. ऐसे में ये जुबानी जंग और तीखी होनी तय है. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.